नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। और आज प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे जीके की सामान्य अध्ययन की क्लास नंबर 27। जी बिल्कुल, आज हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन की ये 27वीं क्लास है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह 5:15 पर पहली क्लास शुरू हो जाती है करंट अफेयर की। 5:15 पर पहली क्लास करंट अफेयर की शुरू हो जाती है, जो 20 मिनट की होती है और आपको उसमें रोजाना करंट अफेयर के 25 प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की अपनी क्लास शुरू करता हूं। सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुबह 5:15 और रात को 8:30 हमारे चैनल पर क्लास चलती है। सुबह वाली क्लास तो आपकी करंट अफेयर की होती है और बाबू रात वाली 8:30 वाली क्लास आपकी मिक्स जीके की होती है। आपका जीके का टेस्ट होता है, तो डेली अपना टेस्ट लगाया करो, सुबह को भी और शाम को भी। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज की क्लास नंबर 27। चलिए बच्चों, आज की क्लास का सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर मैंने लगा दिया। सभी बच्चे को वेरी गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। सवाल नंबर पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। सवाल नंबर पहला कहता है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। मणिपुर, केरल, मिजोरम या गोवा। देखो सभी प्यारे बच्चे, क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दो। जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइएगा कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। बताइए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। राजकोट, अंडमान, कोच्चि या नई दिल्ली। देखो सभी बच्चे कमेंट करके अपना सही जवाब दीजिए। अपना टेस्ट लगाया करो डेली, सुबह शाम दोनों समय जीके की डोज। दिल्ली पुलिस और रेलवे में जीके मेन है। दिल्ली पुलिस और रेलवे की परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसी के लिए चैनल बनाया गया है स्पेशल। ठीक है बच्चे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है मेरे बच्चे। नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है बाबू, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। सवाल नंबर 3 कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की। नाम सुन लो दोनों के, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर बंगाल में 1876 में स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन की, ओरिएंटल एसोसिएशन की, तथागत एसोसिएशन की या फिर बंगाल एसोसिएशन की। तो जल्दी से सही जवाब दीजिए। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है और कोई भी कमेंट में फालतू की बातें ना करें। सभी से मेरा अनुरोध है, मन लगाकर पढ़ाई करो बाबू, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इन दोनों ने बंगाल में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 4, पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, पूरा नाम फिर से बता देता हूं। पुस्तक का नाम है द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। सवाल नंबर 4, तो कौन है इसके लेखक। विक्रम सेठ, सरोजनी नायडू, कमल सुरैया, रविंद्रनाथ टैगोर। सभी बच्चे कमेंट करते रहिए और जो जो चैनल के साथ जुड़ चुका है, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और रोजाना सुबह 5:15 हाजिर हो जाया करो। सुबह 5:15 चैनल के साथ जुड़ जाया करो, डेली करंट अफेयर की क्लास होगी। तो बाबू ये पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखना, द बर्ड ऑफ टाइम। क्या नाम है पुस्तक का, द बर्ड ऑफ टाइम। ये किसने लिखी है, सरोजनी नायडू ने लिखी है।
आइए सवाल नंबर 5 की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? जल्दी बताइए। पूरा टेस्ट है 50 क्वेश्चनों का। अपना स्कोर देख लो कितने तुम प्राप्त कर सकते हो। पूरा मौका है बाबू, पढ़ लो, अभी मौका है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई बताइए। टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर वाट? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र यानी के मैग्नेटिक फील्ड की इकाई यूनिट क्या होती है? तो क्या होती है मेरे बच्चे? सभी लोग जानते होंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो बाबू टेस्ला होती है। ये महान वैज्ञानिक थे टेस्ला। ठीक है बच्चे, टेस्ला इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। ठीक है बच्चे, आइए सवाल नंबर 6 की ओर। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो, मेरी आवाज आप तक कैसी पहुंच रही है, मेरी आवाज कैसी आ रही है? एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए मेरी वॉइस आप तक कैसी आ रही है। तो अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, डॉक्टर अहमद या मौलाना मंजूर एहसान? मैं बात कर रहा हूं बाबू अलीगढ़ आंदोलन की। किसकी? अलीगढ़ आंदोलन की। तो बाबू याद रखना, अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैयद अहमद खान बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन। आइए आगे आते हैं इसी के साथ सवाल नंबर 7 की ओर। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? आज की पीडीएफ में 3 लड़ाइयों का जिक्र है, तीनों की लड़ाई देखना। ठीक है ना? चलिए, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? 1524, 1540, 1536 या 1556? देखो सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बस आप अपना जवाब देते रहिए। सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूं। कोई भी बच्चा इधर उधर की फालतू की बातें ना करे। बाबू वक्त बहुत कम है, सीरियस हो जाओ। अभी बात को हल्के में मत लो। बहुत कम वक्त आपके पास बचा हुआ है। ठीक है ना? फिर अगली वैकेंसी आ जाएगी, अगली जीके और अगली क्लासे हम पढ़ेंगे। तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तरल पदार्थ से सवाल नंबर 8 कहता है, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घनीकरण, निस्तारण, अवक्षेपण या वाष्पीकरण? तो बाबू जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो भाप बन करके गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको वेपोराइजेशन कहते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन एसएससी ने दिया था 2018 में, वो भी सीजीएल में। ये 8वां क्वेश्चन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। बताइए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? तुकारोई किसकी लड़ाई? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जल्दी से सही जवाब बताइए बच्चा। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? सुना है नाम कभी किसी बच्चे ने? तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1565, 1532, 1546 या 1575? बताइए जल्दी से। और हमने कल भी आपको क्लास पढ़ाई थी, शाम को भी, सुबह को भी। दोनों क्लासों को पूरी ईमानदारी से देखा करो और अपने नोट्स बना लो जीके के। ठीक है बच्चे? पीडीएफ मिलो या ना मिलो, आपकी कॉपी पे सारे क्वेश्चन होने चाहिए। पढ़ना हो तो मेहनत से पढ़ो, वरना पढ़ना छोड़ दो भाई। क्योंकि ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता जिसमें मेहनत ना होती हो। तुम नहीं करोगे मेहनत तो तुम्हारी जगह कोई और मेहनत कर लेगा, और जो वर्दी तुम्हें मिलनी थी उसे कोई और पहनकर घूमेगा। ये बात याद रखना। तो तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी बच्चे? 1575 में। कब लड़ी गई मेरे बच्चे? 1575 में लड़ी गई, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 कहता है, रेहुक खीम या काउरी सोल, जो सोल ओढ़ते हैं ना, सोल सुना ही होगा। तो रेहुक खीम कहते हैं उस सोल को, या उस सोल की वैरायटी को काउरी सोल कहते हैं। ये किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? परिधान मतलब
पहनने के वस्त्र हैं। रेहुक खीम या काउरी शोल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? झारखंड, असम, नागालैंड, उड़ीसा। झारखंड, असम, नागालैंड या बच्चे उड़ीसा। जल्दी बताइए, काउरी शोल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? तो सवाल नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिस राज्य की भाषा अंग्रेजी है, बताना जरा कमेंट करके। जिस राज्य की सरकारी भाषा बाबू अंग्रेजी है, कौन सा राज्य है इन चारों में से? वो ही उत्तर है इस सवाल का। जो जो जानता हो जल्दी बता दो। किस राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा जो है वो अंग्रेजी है? जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, दूसरी उर्दू है, तो उस राज्य की जो भाषा है ना वो अंग्रेजी है। और उसी राज्य में काउरी सोल या रेहुक खीम पारंपरिक परिधान है। तो क्या है बेटे? नागालैंड। क्या है मेरे बच्चे? नागालैंड बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, सवाल नंबर 11। सहाद्री पर्वतमाला, नाम तो सुना ही होगा ना। सहाद्री पर्वतमाला भारत के डैश राज्य से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली है। तो सहाद्री पर्वतमाला, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पश्चिमी घाट की तरफ है ये। सहाद्री पर्वतमाला जो है आपकी, ये किस तरफ है बच्चे? ये अरब सागर की तरफ है। किस तरफ है? अरब सागर की तरफ है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। ठीक है, यानी जिस तरफ ये केरल वगैरह है, तुम्हारे महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है, इसकी बात हो रही है। तो याद रखना, सहाद्री पर्वतमाला भारत के गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैली है। सहाद्री पर्वतमाला गुजरात से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। इस बात को कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। सहाद्री पर्वतमाला गुजरात से कहां तक फैली हुई है बच्चे? कन्याकुमारी तक फैली हुई है, यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? बताइए जल्दी से। भारत की विशाल घाटी किसे कहते हैं? गंगानी विशाल घाटी को, गांधी कोटा की विशाल घाटी को, चंबल नदी घाटी को, या नेतम नदी घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 की बात हो रही है। भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। जो जो बच्चे दिल्ली पुलिस और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं, अब बाबू जागरूक हो जाओ, अब मेहनत करनी शुरू कर दो। तो भारत की विशाल घाटी किसको कहा जाता है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, गांधी कोटा की विशाल घाटी। किसको कहते हैं भारत की विशाल घाटी? गांधी कोटा की विशाल घाटी को, गांधी कोटा। आइए सवाल नंबर 13। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? बताइए। देखो, पहले तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य बताओ कौन सा है? जल्दी बताइएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? देखो कमेंट में जल्दी जल्दी बताते रहो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे बच्चे। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सुदूर पूर्वी राज्य यानी सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। और किबीथु, क्या याद रखोगे? सी ऑप्शन, किबीथु याद रखोगे। ये जो किबीथु है ना, ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है बच्चे, ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। आइए किबीथु के साथ चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। सबसे बड़ा तारामंडल अब तक का देखा गया सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल बने कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? बताइए। डोराड, क्रक्स, हाइड्रा, अंतिला। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सवाल नंबर 14, जल्दी बताइए। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? और जिस बच्चे को अपने करंट अफेयर स्ट्रोंग करने हो, जिस बच्चे को अपना करंट अफेयर में कुछ भी ना छोड़ना हो,
बाबू सुबह 5:15 पर मिला करो मुझे। 5:15 पर मेरी क्लास चालू हो जाती है डेली, मेरे चैनल, आपके चैनल, हमारे चैनल रेनबो गुरु पर। तो सबसे बड़ा तारामंडल किससे माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है। किसको माना जाता है बच्चे? हाइड्रा को माना जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, ठीक है। आइए सवाल नंबर 15। भारतीय समाज पर आधारित किस चलचित्र ने 2019 में, या किस फिल्म ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता था? भारतीय समाज पर आधारित किस फिल्म ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी ये। तो भारतीय समाज पर आधारित किस फिल्म ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। क्या बाबू? पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बताइए ओरियन तारामंडल को और किस नाम से जाना जाता है? ओरियन तारामंडल, ओरियन तारामंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हंटर, फाइटर, पाइपर या प्रीडेटर? हंटर, फाइटर, पाइपर या प्रीडेटर? जल्दी बताइएगा। ओरियन तारामंडल को और किस नाम से जाना जाता है? हंटर, फाइटर, पाइपर या प्रीडेटर? तो सभी लोग याद रखेंगे, ओरियन तारामंडल जो आकाश में है उसको बच्चे हंटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हंटर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सवाल नंबर 17 कितना इंपॉर्टेंट है। बेंड योर बैक, बेंड माने झुकाना, बैक मतलब कमर। बेंड योर बैक शब्द या वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में होता है? बेंड योर बैक, बता दो खेल प्रेमियों, इस सवाल का सही जवाब बता दो। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर हॉकी? बेंड योर बैक। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका आज सही जवाब देंगे। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, कोई भी फालतू की बातें ना करे कमेंट में। तो बाबू बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में होता है बच्चे? सबका प्यारा क्रिकेट। क्या याद रखोगे? क्रिकेट याद रखोगे। आइए सवाल नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान के डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? यानी कि किस भारतीय ने जापान के डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से कौन सा एक भारतीय उसमें था? विवेकानंद जी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? जल्दी बताइए, जापान के डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से कौन सा एक भारतीय भी उसमें था? जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी बताइए सवाल नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? तो बच्चों याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी जापान के डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी शामिल थे, जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान भी लिखा हुआ है, भारत और बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। दरअसल वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही था, पर बांग्लादेश ने उसको अपना क्या बना लिया था? राष्ट्रगान बना लिया, आमार सोनार बांग्ला, है ना। चलिए आइए सवाल नंबर 19 की ओर। जो ये टाइप मेटल होता है, टाइप मशीन जिससे बनती है, टाइप मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? जल्दी बताइए, टाइप मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? बताइए। टाइप मेटल, टाइप मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? कॉपर टिन लेड, लेड एंटीमनी मैग्नीशियम, टिन लेड और आयरन या फिर टिन लेड और एंटीमनी? सवाल नंबर 19। जो टाइप मेटल होता है किस किस धातु से मिलकर बनता है?
तो याद रखना बाबू, टिन, लेड और एंटीमनी से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है बच्चे? टिन, लेड और एंटीमनी से मिलकर बनता है। याद रखना, टाइप मेटल टिन, लेड और एंटीमनी से मिलकर बनता है। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, टाइप मेटल और गन मेटल। ठीक है, टाइप मेटल और गन मेटल। अब आइए, गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, यानी बंदूक जिस धातु की बनती है, गन मेटल की बात मैं कर रहा हूं। गन मेटल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? टिन, लेड, कॉपर, कॉपर, जिंक, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, या आयरन, निकिल और टिन। सवाल नंबर 20। गन मेटल की बात हो रही है, तो सभी प्यारे बच्चे सही जवाब कमेंट करिए, गलत जवाब कोई मत दीजिए। डेली टेस्ट दिया करो बाबू अपना, बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं 2 महीने में ही तुम्हारी बहुत नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। 2 महीने में बस आप क्लास को ध्यान से देखा करो, फालतू के कमेंट मत किया करो, क्लास को सच्चे मन से सुना करो। तो कॉपर, जिंक और टिन, 20वें सवाल का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉपर, जिंक और टिन से बनती है गन मेटल। इसी के साथ 19वें क्वेश्चन में टाइप मेटल था, जो टिन, लेड और एंटीमनी से बनता है। आइए सवाल नंबर 21। रक्त का थक्का बनने में लगभग कितना समय लग जाता है? खून का, हमारे ब्लड का। मैं देखूंगा इस वाले सवाल को कितने बच्चे सही बताएंगे। रक्त का थक्का बनने में लगभग कितना समय लगता है? 20 से 40 सेकंड, 3 से 8 मिनट, 2 से 5 मिनट, या 1 से 2 मिनट। बताइए, रक्त का थक्का बनने में कितना टाइम लग जाता है? जल्दी जल्दी सही सही जवाब दो अपना बेटा। सभी लोग कमेंट करते रहिए और क्लास को लाइक कर दो। जो बच्चा अभी अभी जुड़ा है क्लास के साथ, लाइक बटन दबा दो। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं बाबू, मेरा यही अनुरोध रहता है सभी से, उन ग्रुप में आप चैनल को, क्लास को शेयर करते रहिए। जो भी क्लास चलती है सभी क्लासों को बच्चों शेयर कर दिया करो। तो रक्त का थक्का बनने में 3 से 8 मिनट लग जाती है। बी ऑप्शन बताने वाले सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 3 से 8 मिनट लग जाती है। आइए सवाल नंबर 22। विब्रियो कोलेरिया, विब्रियो कोलेरिया जीवाणु से कौन सा रोग होता है? विब्रियो कलेरिया जीवाणु से कौन सा रोग होता है? पारिया, क्षय रोग, डिप्थेरिया या हैजा। बात हो रही है विब्रियो जीवाणु की। ये शब्द विब्रियो याद रखना, विब्रियो कोलेरी नाम है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से कौन सा रोग होता है? हैजा होता है। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हैजा होता है। बराक नदी किस राज्य में बहती है? बराक नदी किस राज्य में बहती है? जल्दी बताइए अपना सही जवाब। बराक नदी किस राज्य में बहती है? बताइए, बराक नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर या मिजोरम। बताइए सभी बच्चे अपना सही जवाब। बराक नदी किस राज्य में बहती है? कौन कौन जानता है? अपना सही जवाब जल्दी से टाइप करो। कौन कौन जानता है? सभी अपना सही जवाब जल्दी से टाइप करिए। बिल्कुल मैंने वॉइस बढ़ा दी हल्की सी। बराक नदी किस राज्य में बहती है? जल्दी से सही जवाब बताओ बेटा अपना। बराक नदी, तो याद रखना बराक नदी मणिपुर में बहती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बराक नदी कहां बहती है बच्चे? मणिपुर में बहती है, मणिपुर में। सवाल नंबर 24। किस देश के कॉफी उत्पादन फार्म को फजेंडा के नाम से जाना जाता है? इसका तो जवाब तुम जरूर दे देना, पता है ना? ब्राजील। क्या है बाबू इसका सही जवाब? ब्राजील है। किस देश के कॉफी उत्पादन फार्म को फजेंडा के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील। ठीक है बच्चे, कहां का देश है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील।
और ब्राजील में जो कॉफी बनती है, वहां जो कॉफी उगाई जाती है, वहां जो कॉफी के फार्म है बड़े बड़े, उनको किस नाम से जानते हैं? फजेंडा के नाम से जानते हैं, फजेंडा के नाम से। सवाल नंबर 25, लामा नामाकूट कहाँ मिलता है? लामा, लामा नामाकूट कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में या यूरोप में? जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लामा ऊंट की वैरायटी है, ये भी याद कर लो बाबू। ऊंट, ऊंट की वैरायटी है, लामा ऊंट की वैरायटी है। जल्दी बताइए। तो कहां पाया जाता है बच्चे? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है लामा नामक ऊंट। आइए सवाल नंबर 26 की ओर। कौन सा कथन बाबर के बारे में गलत है? कौन सा कथन बाबर के बारे में सच नहीं है? सच नहीं है तो गलत कौन सा है? बताइए जल्दी। बाबर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बी ऑप्शन, पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। सी ऑप्शन, बाबर ने सबसे पहले भारत में बारूद का प्रयोग किया। डी ऑप्शन, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बताइए कौन सा कथन बाबर के बारे में गलत है? मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है तीनों चारों की चारों, और याद रखना इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इनमें से कोई नहीं। सारे कथन बिल्कुल सही है। भारत में मुगल राज्य के संस्थापक बाबर है, मिर्जा की उपाधि त्याग करके बादशाह बने, सबसे पहले भारत में गोला बारूद और तोप का प्रयोग बाबर ने ही किया था, याद रखना। और 21 अप्रैल 1526 को तो पता ही है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को धूल चटाई थी, पराजित किया था। सवाल नंबर 27, किस किले को जीतने के लिए भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया? बाबर के द्वारा किस किले को जीतने के लिए भारत में सबसे पहले जो तोप होती है, तोप खाने बारूद का प्रयोग किया गया? जल्दी बताइए। बाबर ने सबसे पहले किस किले को जीतने के लिए तोप खाना बारूद का प्रयोग किया? तो सभी बच्चे याद रखना, बहरा का किला। क्या याद रखोगे बच्चे? बहरा का किला याद रखेंगे। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 28 की ओर। भारत में बाबर ने युद्ध की कौन सी पद्धति को शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कर बैठना इस सवाल में। बाबर ने युद्ध में कौन सी पद्धति का प्रारंभ किया है? जल्दी बताइए। कौन सी पद्धति बाबर ने भारत में शुरू की थी युद्ध करने की? तुलुगमा नीति या तुलुगमा पद्धति, उस्मानी पद्धति, ए बी दोनों, या मुबाइयान पद्धति? तो सभी बच्चे याद रखना, तुलुगमा पद्धति प्लस उस्मानी पद्धति, ये दोनों की दोनों युद्ध करने की टेक्निक थी। मतलब वही है, सैनिकों को कहां खड़ा करना है, किस चाल से कहां पे हमला करना है, ये सब है। तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति, ये दोनों ही बाबर ने शुरू की है, युद्ध करने के स्टाइल है। सवाल नंबर 29, मुगल बादशाह बाबर द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उनका नाम बताना है। मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? जल्दी बताओ। बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? शाहरुख, बाबरी, ए बी दोनों या दरब? जल्दी बताओ बच्चे। और क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे क्लास को जल्दी लाइक कर दीजिएगा। मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे, तो दोनों ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। शाहरुख और बाबरी, शाहरुख और बाबरी दोनों मुगल बादशाह द्वारा चलाए गए सिक्के थे, बाबर द्वारा, शाहरुख और बाबरी। तुजु के बाबरी बाबर की आत्मकथा है, पता ही है ना आपको, किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी बात हो रही है,
तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। ये बाबू किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू? जल्दी बताइए। सवाल नंबर 30 का बस क्लास जल्दी से समाप्त होने वाली है, सभी लोग बने रहिएगा क्लास के अंत तक और सभी लोग अपना कमेंट में सही जवाब देते रहिए। तुजु के बाबरी, बाबर की जो आत्मकथा है वो किस भाषा में लिखी गई है बच्चे? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बताइए, किस मुगल काल के चित्रकार को पूरब का राफेल कहा जाता है? पहले का राफेल, पूर्व का राफेल? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूरब का राफेल कहा जाता है? जहांगीर, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद या बिहजाद? बताइए, किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहते हैं? मुगल काल का था ये, बाबर के टाइम का। कौन सा चित्रकार था? जल्दी बताइए। जिसको पूरब का राफेल कहते हैं, जहांगीर को, बसावन को, ख्वाजा अब्दुल समद को या behजाद या बिहजाद को? किसी किसी पुस्तक में behजाद भी है, कहीं कहीं बिहजाद भी है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं, कहा जाता है। अब ये जो देखो तुलुगमा पद्धति थी, इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। तुलुगमा पद्धति में कैसे करते थे वो युद्ध? ए ऑप्शन के अनुसार तुलुगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से हमला करता था। बी ऑप्शन, तुलुगमा दो गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को चलाने की विधि को कहा जाता था। सी ऑप्शन, गतिशील घोड़ों एवं हथियारों द्वारा शत्रु पर पीछे से वार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये जो तुलुगमा पद्धति थी, इसमें क्या होता था? सैनिकों के पीछे से हमला किया जाता था, ठीक है, और जो सेना दाहिने और बाएं भाग के किनारे पर खड़ी रहती थी, ठीक है बाबू, और चक्कर काटकर सेना शत्रु के पीछे से हमला करती थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जिस जिस बच्चे ने अभी अभी ए टाइप किया अपना जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उस बच्चे का। तुलुगमा सेना का वह हिस्सा होता था जो सेना के दाएं बाएं खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से हमला करता था भाई। सवाल नंबर 33, गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की है? जल्दी जल्दी बता दो बच्चे। गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा के युद्ध के बाद या खानवा के युद्ध के बाद? जल्दी बताइए। गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की थी? सवाल नंबर 33 पर हम आ चुके हैं। सभी लोग देखो, क्लास को लाइक नहीं किया तुमने अभी सभी ने, सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। जो जो बच्चा जहां से भी क्लास को देख रहा है, सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बताइए, गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद धारण की? तो सभी लोग याद रखेंगे, खानवा के युद्ध के बाद। जो खानवा का युद्ध हुआ था, इसकी जीत के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की। सवाल नंबर 34, चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? जल्दी बताइए। आप इसका तो गलत जवाब बिल्कुल मत देना। चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, या बाबर और अफगान सेना के बीच में? इनके ईयर भी लिखे हुए हैं, 1527, 1524, 1528 या 1526? जल्दी बताइए कमेंट करके। चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा इसका करेक्ट जवाब देगा। सभी लोग कमेंट करिए भाई, जो जो जुड़ा हुआ है सब एक्टिव रहिए, क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहिए। चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट, जिनको बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं पेपर में देखकर कि कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो बाबर और मेदिनी राय 1528, क्या याद रखेंगे? बाबर और मेदिनी राय 1528 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चंदेरी का युद्ध इन्हीं दोनों के बीच हुआ था।
आइए, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? सवाल नंबर 35 कहता है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध? बताइए, बाबर ने आखिरी युद्ध कौन सा लड़ा? सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35, जल्दी बताइए। बाबर ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा? चंदेरी का, पानीपत का, खानवा का या घाघरा का? तो सभी लोग याद रखेंगे, बाबर द्वारा लड़ा गया आखिरी का युद्ध, अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था बच्चे? डी ऑप्शन याद रखना, घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। सवाल नंबर 36 की ओर आते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो हार हुई, उसके मुख्य कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? जल्दी बताइए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के मुख्य कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? राजपूत सेना का संगठित नहीं होना, बाबर की तुलुगमा पद्धति, राणा सांगा का अपने आप को युद्ध में झोंक देना, बाबर की उस्मानी पद्धति या ई ऑप्शन, युद्ध के अंतिम दौर में सरहदी तवर तथा नागौर के खान जादा द्वारा राणा सांगा के साथ विश्वासघात करना? तो कौन सा राणा सांगा की पराजय का कारण इनमें से नहीं है? जल्दी बताओ। तो सभी लोग याद रखना, बाबर की उस्मानी पद्धति। सवाल नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा बाबर की उस्मानी पद्धति। सभी लोग याद रखेंगे बाबर की उस्मानी पद्धति। आइए सवाल नंबर 37, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे बाबर के ऊपर। तो बाबर ने बाबरनामा जो लिखा, उसमें हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। उनमें से कौन सा एक अभिशाप भारत का उसके अनुसार नहीं था? बाबर ने जो बाबरनामा लिखा, उसमें भारत के 3 अभिशापों का उल्लेख किया, उनमें से कौन सा नहीं है? बताओ। सर्दी, लू, गर्मी और धूल। बताइए। बाबरनामे में बाबर ने हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो लू भी भारत में होती है, बिल्कुल, बहुत तकड़ी लू चलती है भाई। गर्मी भी होती है बहुत, बिल्कुल होती है। और धूल तो भाई साहब हर जगह है। सर्दी इतनी नहीं होती। ठीक है बच्चे, तो सर्दी का उल्लेख उसने नहीं किया, जबकि लू, गर्मी और धूल का उसने उल्लेख किया। सर्दी का उल्लेख बाबरनामा में नहीं किया गया। अब बाबर की मृत्यु के बारे में बताओ, बाबर की मृत्यु कब हुई? सवाल नंबर 38। बाबर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आगे पढ़ेंगे। जल्दी बताइए, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए भाई, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 नवंबर 1528, 26 दिसंबर 1530, 23 दिसंबर 1530 या बेटा 26 सितंबर 1529? सवाल नंबर 38 की बात हो रही है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई। सवाल नंबर 38 का दूसरा जवाब, दूसरा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 26 दिसंबर 1500 1530, 26 दिसंबर 1530। बाबर के बारे में किसने लिखा था, किसने कहा था कि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, ना कि साम्राज्य निर्माता? सवाल नंबर 39, बाबर के बारे में किसने लिखा था कि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता? भाग्यशाली सैनिक बताया है बाबर को, ना कि किसी साम्राज्य का निर्माता। किसने ऐसा कहा था? मुबाइयान फारसी, सेंट जॉर्ज, लेनपूल या सर आयरकूट ने
बाबर के बारे में ये किसने लिखा? जो जो जानता हो जल्दी से कमेंट करके बता दो, बाबर के बारे में ऐसा किसने लिखा बच्चे? मुबैयान फारसी गलत जवाब है बाबू। तो लेनपुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब है, लेनपुल। आइए सवाल नंबर 40 की ओर। बाबर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन बाबर के बारे में गलत है? देखो जल्दी से, सवाल नंबर 40 बताना है, बस इसके बाद पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखो सवाल नंबर 40, बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उसने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बाबर की उपाधि धारण बादशाह की उपाधि धारण की। उसने भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किया। घाघरा के युद्ध के बाद बंगाल के शासक नवाब नवाजुद्दीन शाह के साथ संधि की। बाबर को आगरा में दफनाया गया, या इनमें से कोई नहीं? सवाल नंबर 40। तो सभी लोग याद रखना, बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। उसने भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है दोनों के दोनों। सवाल नंबर 40 का सी ऑप्शन सत्य नहीं है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाबर को आगरा में दफनाया गया, ठीक है, और सी ऑप्शन गलत है, ये बंगाल के शासक नवाब नवाजुद्दीन शाह के साथ संधि की, ये गलत है। ए, बी और डी बिल्कुल सही है, तीनों देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 41। देखो अभी अभी मैंने तुम्हें ये क्लैरिफाई दिया था, कमेंट में बताया था बाबू आप लोगों ने भी, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था बाबू, याद रखना ये बात। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया, गोला बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने। तो भारत में पहली बार बाबर ने युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, डी ऑप्शन बाबर बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, क्लास को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, और शेयर करना ना भूलना क्लास के एंड में। सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? सी के नायडू कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ, सी के नायडू कप किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ से? सी के नायडू कप आप जानते होंगे। सी के नायडू कौन थे? एक महान, कौन थे जल्दी बताओ कमेंट करके। सी के नायडू कौन थे? तो क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर कप रखा गया। सी के नायडू कप जो है वो क्रिकेट में दिया जाता है बच्चे, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी के नायडू कप बाबू क्रिकेट में दिया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुनते रहिए, बस क्लास समाप्त होने वाली है। गुजरात में जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है किस नदी के किनारे बनाया गया? जल्दी बताओ, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसको स्टेचू ऑफ यूनिटी क्यों कहा गया? क्योंकि सरदार पटेल को भारत में एकीकरण का अहम योगदान था। स्टेचू ऑफ यूनिटी को किस नदी के किनारे बनाया गया है गुजरात में? माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी या तवा नदी? जल्दी बताइए, गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी को किस नदी के किनारे बनाया गया? तो सभी बच्चे याद रखना, नर्मदा नदी के किनारे इसको बनाया गया। और यह भी बात मैं बता देता हूं, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों की दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इस बात को आप मत भूलना। दोनों अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों की दोनों बाबू पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी जो बना है वो नर्मदा नदी के तट पर बना है। आइए सवाल नंबर 44, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो जो जानता हो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, बस 6 क्वेश्चन क्लास के बचे हैं, ओनली 6। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग, हॉकिंस, विलियम हॉकिंस या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? इंसुलिन की खोज किसने की थी? मैं फिर से नाम बता देता हूं, फ्रेडरिक बेंटिंग, हॉपकिंस, विलियम हॉकिंस या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? सही जवाब बताइए आप।
जल्दी से सही जवाब बताइएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो सभी बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानता हो जल्दी ध्यान से सुन लो। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सारे गलत जवाब मत दो। फ्रेडरिक बेंटिंग। किसने की इंसुलिन की खोज? फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है बच्चे, फ्रेडरिक बेंटिंग। जल्दी बताओ सवाल नंबर 45। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्लड ऑफ फायर। चेतन भगत, अमिताभ घोष, नमिता गोखले या मिन्हाज मर्चेंट? जल्दी बताइए, फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी लोग ध्यान रखना, अमिताभ घोष है। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे? अमिताभ घोष है। कौन है बाबू? अमिताभ घोष है। और सभी बच्चों को बता रहा हूं, सुबह 5:15 बजे क्लास में एक एक बच्चा चाहिए मुझे। मॉर्निंग वाली क्लास में करंट अफेयर के जो 25 क्वेश्चन होंगे, एक एक बच्चा क्लास में होना चाहिए मेरा। ठीक है बाबू, खुल के मेहनत कर दो, दबा के मेहनत कर दो। तो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आगम। आगम के नाम से जाना जाता है। किसको? जैन साहित्य को। आइए सवाल नंबर 47 की ओर। क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो क्योटो है, ये जापान का शहर है। क्योटो जानते होंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है बाबू, ये पर्यावरण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल का पहला शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या जर्मनी? क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? जल्दी बताओ बच्चे। क्योटो जापान का शहर है और क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित बाबू सम्मेलन होता है इसका। तो क्योटो प्रोटोकॉल का पहला सम्मेलन जापान में ही हुआ था। कहां हुआ था बच्चे? ये जापान में ही हुआ था। लगभग ये 1997 में हुआ था शायद। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का पहला सम्मेलन हुआ था जापान में। बताइएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम क्या है? अच्छा, जो बच्चा जानता हो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र जरा कमेंट करके बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र कौन बच्चा जानता है? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र कौन जानता है? जल्दी बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र तो होता है KNO3। क्या होता है बच्चे? KNO3। और इसको, इसका व्यापारिक नाम पूछा है तो सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम क्या है बच्चे? सोरा है। और बाबू इसको किस नाम, इसका सूत्र क्या है? KNO3। इसका सूत्र क्या है बच्चे? KNO3 इसका सूत्र है। KNO3 इसका सूत्र है। सोरा इसका व्यापारिक नाम है। आगे आइए सवाल नंबर 49 की ओर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पक्का यकीन है तुमने नहीं पढ़ा होगा। रोलट एक्ट के विरोध में गांधी जी को हरियाणा के किस शहर से गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को रोलट एक्ट के दौरान हरियाणा में कहां से गिरफ्तार कर लिया था? जल्दी बताइए। रोलट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा के किस शहर से गिरफ्तार किया गया था? अंबाला, गुड़गांव, रोहतक या पलवल? जल्दी बताइए, अंबाला, गुड़गांव, रोहतक या फिर पलवल? पलवल, जल्दी बताइए हरियाणा वालों, जल्दी से सही सही जवाब दे दो। रोलट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा के, बता देता हूं, पलवल से गिरफ्तार किया गया था बच्चे। कहां से? पलवल से गिरफ्तार किया गया था। और दो क्वेश्चन बचे हैं, 50 और 51वां। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय कला मेला कहां लगता है?
सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय कला मेला कहां लगता है? यूपी, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? जल्दी बताइए। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय कला मेला कहां लगता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में? जल्दी बताओ। सूरजकुंड मेला पता है ना बाबू कहां लगता है? सभी लोग ध्यान से सुन लेना। सूरजकुंड कला मेला हरियाणा में लगता है। कहां लगता है मेरे बच्चे? हरियाणा में लगता है। कहां लगता है सूरजकुंड कला मेला? हरियाणा में लगता है। सवाल नंबर 51। ओट्टुवीयर बांध किस राज्य में है? ओट्टुवीयर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ओट्टुवीयर बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी कमेंट करके बता दो। आखिरी क्वेश्चन रह गया ये हमारी क्लास का। जल्दी बता दो। 51 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हमने कर लिए। 51 क्वेश्चन मात्र 51 मिनट में बाबू। 50 मिनट 58 सेकंड हुई है। 51 मिनट में 51 क्वेश्चन किए। डेली हम ऐसे ही पढ़ेंगे। केवल एक क्वेश्चन को 50-55 सेकंड देंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। ओट्टुवीयर बांध हरियाणा में स्थित है। सभी लोग याद रखना इसको भाई। कहां स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो यहां हमारी क्लास के पूरे 51 क्वेश्चन 51 मिनटों में समाप्त हो गए। 51 मिनटों में 51 क्वेश्चन हमने बाबू समाप्त कर लिए हैं। तो सभी बच्चे अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आपने यहां पर स्कोर किया है। और रोज रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट देने आ जाया करो। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है बच्चे, इसका कोई पैसा थोड़ी लगता है टेस्ट देने में। ठीक है बच्चे, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और रोज रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट दिया करो। और सुबह 5:15 बजे 5:15 पर आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है रोजाना हमारे चैनल पर सुबह 5:15 बजे। तो दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह 5:15 बजे। सभी बच्चे तैयार रहना। सभी को गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 5:15 बजे की करंट अफेयर की धमाकेदार क्लास में। सभी को बाय बाय।